बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फार लूप के बारे में बात की थी। फार लूप जो है वो एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होता है हमारे सी लैंग्वेज के अंदर, जो एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करता है। फार लूप के साथ हमने बात की थी कि दो और लूप्स भी हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है वाइल लूप और दूसरे है हमारे पास डू वाइल लूप। तो स्टूडेंट्स, पहले वाइल और डू वाइल लूप की जो डेफिनेशन है उसको हम रीड कर लेते हैं और फिर इनका एक छोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, ताकि हम देख सकें कि फार लूप जो है वो उसका वो कैसे काम करती है और उसके बरक्स वाइल और डू वाइल जो है वो कैसे काम करती है। हालांकि हमने लास्ट टाइम ये बात भी डिस्कस की थी कि तीन लूप्स का काम जो है वो एक ही है। ये जो प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं इनका काम है मल्टीपल आइट्रेशंस, एक खास जो है वो कंडीशन के ट्रू रहने तक। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आइट्रेशन जो है वो होती रहेंगी, लूप साइकिल चलता रहेगा, चाहे वो वाइल हो, चाहे वो डू वाइल हो, चाहे वो फार लूप हो। तो सबसे पहले हम वाइल की जो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वाइल लूप जो है वो सिंपलेस्ट लूप मानी जाती है सी लैंग्वेज के अंदर। बल्कि ये वाइल और डू वाइल और ये फार लूप जो है ये आपको हर लैंग्वेज के अंदर ये लूप नजर आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सी लैंग्वेज के अंदर तीन लूप इस्तेमाल होती हैं। आप जावा लैंग्वेज करेंगे, पीएचपी करेंगे, जावा स्क्रिप्ट कल को आप करेंगे, तो उन लैंग्वेज के अंदर भी आपको ये तीन जो लूप्स हैं वो आपको नजर आएंगी। तो ये सिर्फ सी लैंग्वेज की लूप्स नहीं है। तो यहाँ जो है वो आप अगर इनका कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो फिर बाकी लैंग्वेज के अंदर जब आप लूप्स कर रहे होंगे तो फिर आपको आसानी से वहाँ भी इसकी समझ आ जाएगी। इवन दो कि बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर जो सिंटेक्स है इन लूप्स को लिखने का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हम सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, वाइल लूप जो है वो सिंपलेस्ट लूप है सी लैंग्वेज की। और ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट करती है एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को, बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉर लूप करती है, जब तक स्टूडेंट गिवन कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू रहेगी। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये लूप जो है ये एग्जीक्यूट होती रहेगी और इसकी बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, एक है, दो है, वो सारी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी जो इसकी लूप की जो बॉडी है वो एग्जिट हो जाएगी। ये लूप जो है वो कह रहे जी वहाँ यूज़फुल है, वहाँ मुफीद है, वहाँ आप इसको ज़्यादा बेहतर यूज़ कर सकते हैं जहाँ नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस आपको पहले से मालूम ना हो। अगर आपको एडवांस में या पहले से ये मालूम नहीं है कि ये लूप जो है वो कितनी दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट करनी है, बाज़ वक़्त ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी जहां यूज़र की इनपुट जो है वो डिसाइड करेगी कि जो है वो कितनी आइट्रेशंस या कितने लूप साइकिल वो चाहता है। तो ऐसी सूरत में जब यूज़र की इनपुट जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही हो आपकी लूप, तो वहाँ स्टूडेंट आप फॉर लूप की बजाय वाइल या डू वाइल लूप का इस्तेमाल जो है वो करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप वहाँ फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ भी फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड जो लूप है ऐसी सिचुएशन में जहाँ यूज़र इनपुट के ऊपर जो है वो डिपेंड किया जा रहा है, तो वहाँ फिर आप वाइल लूप का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट, वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल सिंपल सा है। वाइल का कीवर्ड आ गया हमारे पास, ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास, पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास कंडीशन आ गई और उसके बाद हमारे पास आ गई स्टेटमेंट। स्टूडेंट, अगर एक स्टेटमेंट है तो फिर आपको जो है वो कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आप लूप की बॉडी के अंदर रखना चाहते हैं तो फिर आपको कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। उसका सिंटेक्स जो है वो नीचे आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो फिर आपको ये कर्ली ब्रेसेस जो है वो लगानी पड़ेंगी, जिनको हम डेलिमिटर्स कहते हैं। लेकिन अगर आपने लूप की कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में सिर्फ एक स्टेटमेंट को रन करना है, यानी लूप का हिस्सा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, तो फिर आपको जो है वो कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जब आप यूज करेंगे, इनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप यूज करते हैं, तो कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए आप जो है वो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट के लिए लाजमी नहीं है कि आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, कर भी सकते हैं। बेटर है कि जब आप कोड कर रहे हो और काफ़ी प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स आप अपने कोड के अंदर लिख रहे हो, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी लिख रहे हो, इफ़ की स्विच स्टेटमेंट भी चल रही हैं, लूप्स भी आप उसमें ऐड कर रहे हैं और ब्लॉक स्टेटमेंट भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आप जो है वो कोशिश करें कि आप सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी, अगर आप सिंगल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ब्रैकेट का इस्तेमाल जो है वो कर्ली ब्रेसेस का आप कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स कंडीशन की जो डेफिनेशन है वो वैसी है जैसे हम फॉर लूप ने हमने डिस्कस की थी कि कंडीशन जो है वो हमारे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन की सूरत में होती है। रिलेशनल एक्सप्रेशन ही हमारे पास कंडीशन है और स्टेटमेंट जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एग्जीक्यूट होती हैं जब हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। तो ये डेफिनेशन जो है वो फॉर लूप के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके ऊपर हम मजीद टाइम जो है वो इनको नहीं देंगे। वर्किंग इसकी जो है वो बिल्कुल सिंपल सी है। यहाँ जो है वो सबसे पहले कंडीशन आपकी इवैल्यूएट होगी, चेक होगी, एक वाली कंडीशन की बात कर रहा है वो, ये जो कंडीशन है सबसे पहले कंडीशन इवैल्यूएट होगी हमारे पास और अगर वो ट्रू हुई तो कंट्रोल हमारा लूप की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा तमाम स्टेटमेंट को जो लूप की बॉडी में लिखी हुई हैं। स्टूडेंट एग्जीक्यूट करने के बाद उन स्टेटमेंट्स को ये दोबारा जो है वो मूव करेगा लूप के स्टार्ट पे जहां आपकी कंडीशन है, तो कंडीशन को दोबारा चेक करेगा और स्टूडेंट ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है। जैसी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप उसी वक्त क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। जब जो है वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट सिर्फ उसी वक्त होगी जब हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। स्टूडेंट नीचे इसका फ्लो चार्ट भी है, वेरी सिंपल, कि कंट्रोल हमारा ऊपर से आएगा और सबसे पहले आके कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस कंडीशन चेक करेगा और ये सिलसिला जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक जो है ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल जो है वो बॉडी से, लूप की बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये वाइल लूप की जो डेफिनेशन है, वाइल लूप का सिंटेक्स है कंपाउंड स्टेटमेंट के साथ भी, और उसकी वर्किंग है और सिंपल सा उसका एक फ्लो चार्ट है। स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, पेपर में अक्सर ये पूछा भी जा चुका है और उसमें 4 ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी, ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और 4 चीज़ें आपने पेपर में जो है वो डिफाइन करनी होती हैं। डेफिनेशन 2 नंबर, सिंटेक्स के 2 नंबर, वर्किंग के 2 नंबर और फ्लो चार्ट के 2 नंबर। तो ये 8 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। ये हमारे पास होगी वाइल लूप। स्टूडेंट इसी तरह हम डू वाइल लूप की रीडिंग भी कर लेते हैं, फिर इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारे पास डू वाइल लूप जो है वो आगे यहाँ आ जाएगी। डू वाइल लूप स्टूडेंट्स डू वाइल लूप की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डू वाइल लूप जो है वो भी एक आइटरेटिव कंट्रोल है, यानी कि एक लूप है हमारी सी लैंग्वेज के अंदर। ये लूप भी एग्जीक्यूट करती है एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को जब तक हमारी जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू रहती है, बिल्कुल वैसी जैसे वाइल लूप की हमने बात की। स्टूडेंट इस लूप के अंदर जो है कंडीशन जो है वो बॉडी के बाद में आएगी। ये एक फ़र्क है वाइल और डू वाइल में। अगर आप इसका सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स में डू का कीवर्ड, ब्रैकेट हमने स्टार्ट की, इसकी कली ब्रेसिस स्टार्ट की, ये कली ब्रेसिस ओपन और ये हमने क्लोज। स्टूडेंट क्लोज कली ब्रेसिस के बाद जो है वो हम यूज करेंगे वाइल का कीवर्ड और आगे हम कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन के बाद बड़े याद से हमने वहां सेमी कॉलन भी एंड पे पुट कर देना है। तो ये इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, डू वाइल। यहां कंडीशन जो है वो लूप के एंड पे आ रही है। तो स्टूडेंट इससे ये बात भी हमारे पास जो है वो वाज़ेह हो जाएगी कि ये लूप जो है वो एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि जैसे ऊपर से कंट्रोल आएगा, कंट्रोल आते ही लूप की बॉडी में एंटर हो जाएगा, क्योंकि शुरू में तो कोई कंडीशन है नहीं जो चेक करे वो। तो कंट्रोल लूप की बॉडी में एंटर होगा, इन सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप उस वक्त टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो तो लूप एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि शुरू में तो कंडीशन चेक ही नहीं हुई। तो कंट्रोल आएगा और लूप में एंटर होकर सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। आप इसके फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले जब कंट्रोल आएगा तो सीधा लूप की बॉडी में आ जाएगा और लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद एंड पे फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसके बाद दोबारा जो है वो लूप की बॉडी में आएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जो है वो दोबारा कंडीशन चेक होगी और ये प्रोसेस स्टूडेंट तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट भी हो गया इसका सिंपल सिंटेक्स भी हो गया, डेफिनेशन भी होगी। और एक फ़र्क जो हमने देखा इसमें वो ये है कि इस के अंदर जो कंडीशन है वो कम आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। कंडीशन जो है वो लूप की बॉडी के बाद में आ रही है। तो लूप इज इंपॉर्टेंट इन सिचुएशन वेयर स्टेटमेंट मस्ट बी एक्यूटेड एटलीस्ट वंस। तो जहां ऐसी सिचुएशन आपको मिले स्टूडेंट जहां आप चाहते हो कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो लूप की जो है, लेकिन लूप की जो बॉडी है वो एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट हो जाए, तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट आप डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। इसके जो पॉइंट्स हैं वो सिंपल्स हैं। सबसे पहले डू है जो कि कीवर्ड है,
जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ से लूप जो है वो स्टार्ट हो रही है। उसके बाद कंडीशन और स्टेटमेंट की डेफिनेशन स्टूडेंट वही है जो हमने वाइल लूप के अंदर डिस्कस की है, और इसकी वर्किंग में आप देख लीजिए। सबसे पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन नहीं वैल्यूएट होगी। अगर वाइल लूप की बात करें तो वहां सबसे पहले कंडीशन वैल्यूएट होती है, जबकि यहाँ सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट करने के बाद बॉडी की स्टेटमेंट कंडीशन फिर चेक होगी, और अगर वो ट्रू हुई कंट्रोल दोबारा जो है वो बॉडी में एंटर होगा और बॉडी की तमाम स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ये प्रोसेस स्टूडेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। बाकी इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है वाइल लूप की तरह, मास्वाय इस चीज़ के कि इस लूप के जो कंडीशन है वो क्योंकि बाद में आ रही है, तो इसलिए ये लूप कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी एटलीस्ट एक दफ़ा जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टूडेंट ये वाइल और डू वाइल लूप की डेफिनेशन हमारे पास हो गई, और हमने कल जो है वो फॉर लूप की डेफिनेशन भी जो है वो देख चुके हैं, उसका प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट इसका छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं वाइल और डू वाइल लूप का। हम अपने टूल में चलते हैं, डेव C++ के अंदर। लास्ट टाइम हमने ये फॉर लूप का प्रोग्राम लिखा था और हमने ये सीरीज उसमें प्रिंट की थी। ये ऑड सीरीज है जिसमें हमने 1 से लेके 23 तक जो ऑड नंबर्स हैं वो हमने प्रिंट किए थे, लेकिन लूप का इस्तेमाल किया था हमने, फॉर लूप का इस्तेमाल किया था। स्टूडेंट इसी फॉर लूप को हम कन्वर्ट कर लेते हैं वाइल में, और इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं हम डू वाइल के अंदर। यानी यही सीरीज जो है वो वाइल के जरिए भी प्रिंट करते हैं और डू वाइल के जरिए भी प्रिंट करते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल आपने क्या करना है, अगर आप इसी लूप को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल या फॉर की जगह हमारे पास आ जाएगा वाइल, वाइल का कीवर्ड आ जाएगा। और स्टूडेंट जो वाइल की जो सिंटैक्स है उसमें ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो सिर्फ कंडीशन है, ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ से हम जो है वो इसको कट कर देते हैं और इसको हम लूप से पहले लिख देते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल को तो इनिशियलाइज करना ही करना है, तो उसको हम लूप से पहले लिख देते हैं। वैसे भी स्टूडेंट इस पार्ट ने जो है वो लूप में सिर्फ एक ही दफ़ा चलना होता है, तो अगर इसको हम लूप से पहले भी लिख लें तो जाहिर बात है लूप तक पहुंचने तक ये पार्ट जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट हो चुका होगा। तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको लूप के अंदर यहाँ लिखें या उसको यहाँ लूप से पहले बाहर लिख लें आप। इस तरह स्टूडेंट दूसरा जो पार्ट है यहाँ वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट है, इसको भी यहाँ से हम कट करते हैं। और हम जानते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टूडेंट कब होता है, जब लूप की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो क्यों ना इस पार्ट को जो है वो हम यहीं एंड पे पेस्ट कर दें। तो ये स्टूडेंट हमने जो है वो फॉर लूप को वाइल लूप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसको जो है वो रन करके देख लेते हैं, इसको सेव करते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। जी स्टूडेंट, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है वाइल लूप के साथ। जो हमने सीरीज फॉर लूप के साथ प्रिंट की थी वही सीरीज हमने वाइल लूप के साथ भी प्रिंट कर दी। तो 1 3 5 7 9 11 13 ये प्रिंट हमारा हो चुका है। इस तरह स्टूडेंट इस लूप को हम कन्वर्ट करते हैं डू वाइल लूप में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये सारी जो कंडीशन है ये सारी, यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ डू का कीवर्ड आ जाएगा, और इस कंडीशन को हम लूप के बिल्कुल एंड पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। स्टूडेंट ये है हमारे पास डू वाइल जो है वो तैयार हो चुकी है। तो आप वाइल को डू वाइल से बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसको भी रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ वो क्या सीरीज जो है वो प्रिंट हो रही है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सेम सीरीज जो है वो यहाँ भी प्रिंट हो चुकी है। तो एक ही जो सीरीज है वो हमने फॉर लूप के जरिए भी, वाइल के जरिए भी और डू वाइल के जरिए भी हमने जो है वो उसको प्रिंट करके देख लिया। स्टूडेंट ये कन्वर्जन का जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। फॉर लूप दी होगी उसको वाइल में कन्वर्ट करना होगा, या वाइल दी होगी उसको डू वाइल में कन्वर्ट करना होगा, या डू वाइल होगी उसको फॉर में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप बड़ी आसानी से इन लूप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर लूप जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके 3 पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप बड़ी आसानी से जो है वो वाइल और डू वाइल में इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ, मैं इसको वापस जो है वो हम फॉर लूप के ऊपर ले जाते हैं। ये हमारे पास आ गई फॉर लूप। तो स्टूडेंट फॉर लूप में हमने देखा था कि 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, कंडीशन वाला पार्ट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट। स्टूडेंट जब आपने इस फॉर लूप को कन्वर्ट करना है वाइल लूप के अंदर, तो आपने जस्ट क्या करना है, ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट यहां से आपने कट कर लेना है और इसको लूप से पहले पेस्ट कर देना है। और ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट है इसको आपने यहां से कट कर लेना है। ये सेमी कॉलन भी खत्म कर लूंगा क्योंकि सिर्फ यहाँ कंडीशन होगी, और इसको आपने लूप की बॉडी में सबसे एंड पे जो है वो पेस्ट कर दिया हमारे पास। यहाँ आपने लिख लेना, इसको कोड कर देना है। और ये जो फॉर का कीवर्ड है ये अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास वाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट इस तरह आप फॉर लूप को बड़ी आसानी से वाइल लूप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने डू वाइल के अंदर कन्वर्ट करना है
तो आप जो है वो इस वाइल वाले पार्ट को यहाँ से उठा लें और यहाँ डू का कीवर्ड यूज कर देंगे जो कि इंडिकेट कर रहा है लूप यहाँ से स्टार्ट है, और लूप की बॉडी के बाद आप वाइल को यहाँ जो है वो कोड कर देंगे और एंड पे सेमी कॉलन भी आपने याद से जो है वो लिखना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट डू वाइल जो है वो भी लूप तैयार हो चुकी है। तो इस तरह आप लूप की कन्वर्जन भी आसानी से कर सकते हैं। अगर ऐसा हो कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो, आपको फॉर लूप आती है लेकिन आपको वाइल और डू वाइल जो है उसमें इशू है, यानी कोई प्रोग्राम ऐसा आ जाता है कि वो कहा जाता है कि आपने वाइल से ही करना है या डू वाइल से आपने ये प्रोग्राम लिखना है, स्पेसिफिकली आपको जो है वो बाउंड कर दिया जाता है कि आपने ये लूप यूज़ करनी है। तो स्टूडेंट आप फॉर लूप के साथ उसको जो है वो प्रोग्राम को पहले रिजॉल्व कर लें, उसके बाद आप उसको जो है वो कन्वर्ट कर लें वाइल या डू वाइल के अंदर, जैसे मैंने आपके सामने कन्वर्ट किया। तो ये कन्वर्जन जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर के अंदर मिल जाता है कन्वर्जन करने का, तो इसको आपने बड़े ध्यान से रिवाइज कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, कुछ प्रोग्राम्स हम मज़ीद बनाते हैं इन लूप्स के ज़रिए। हमने लास्ट टाइम जो कुछ प्रोग्राम्स हमने बनाए थे, बिल्ड किए थे। एक था हमारे पास जो है वो इवन सीरीज़ वाला, ऑड वाला, कुछ हमने सीरीज़ प्रिंट की थी, जैसे आपके सामने भी एक जो है वो प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो अब कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हम इन लूप्स के ज़रिए क्रिएट करते हैं, बनाते हैं उनको और देखते हैं जी कि वो कितने आसान है हमारे लिए उनको बनाना या कितना मुश्किल है। तो हमारे पास ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो आमतौर पे पेपर में पूछा जाता है कि यूज़र जो है वो एक नंबर एंटर करे और आपने उसका जो है वो टेबल प्रिंट कर देना है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो है लूप के ज़रिए, ये भी बहुत दफ़ा पेपर में एग्जाम में पूछा जा चुका है। पावर कैलकुलेट करना, फर्स्ट नंबर रेज़ टू पावर सेकंड नंबर जो है वो एन रेज़ टू पावर पी जो है, ये प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों प्रोग्राम लूप के जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो स्टूडेंट इन तीनों प्रोग्राम्स को भी हम आज देखते हैं। सीरीज़ प्रिंट कैसे करती हैं वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया। इन 3 प्रोग्राम्स को जो है वो हम अब ट्राई करते हैं अपने टाइम के अंदर अगर ये हमारे पास जो है वो टाइम है तो हम तीनों प्रोग्राम्स को कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर बाकी के प्रोग्राम चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम है, हमने टेबल को प्रिंट करना है। स्टूडेंट टेबल को आपने जब देखना है तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो जो है वो चेंज हो रही हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टैटिक हैं, फिक्स हैं, जैसे कि 2 और ये 2 और ये 2, ये सब जो है वो सेम ऐसे ही चलता आ रहा है। उसके बाद ये क्रॉस है, बिल्कुल सेम चलता आ रहा है, ये इक्वल का सेम चलता आ रहा है। तो ये हमारे लिए जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही वो हमारे लिए टेक्स्ट कहलाएगा और उसको हम एज इट इज़ जो है वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर लिख देंगे। और जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो भी आप देख लें। ये जो तीसरा ये कॉलम है 1 2 3 4, ये जो है वो चेंज हो रहा है, इसमें चेंज आ रहा है, पहले 1 है, फिर ये 2 है, फिर 3, और एक लास्ट वाला जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है उसमें भी आपको एक सीरीज़ नज़र आ रही है 2 4 6 और 2 1। तो स्टूडेंट जब आपके पास मल्टीपल सीरीज हों किसी भी आउटपुट के अंदर, तो फिर आपने उस सीरीज को लूप के लिए चूज करना होता है जो जिससे दूसरी सीरीज को आसानी से बनाया जा सकता है। स्टूडेंट अगर हम 1 2 3 जो है वो इस सीरीज को चूज करते हैं, तो क्या 1 इस सीरीज से क्या इस ये दूसरे वाली सीरीज को क्रिएट किया जा सकता है? बिल्कुल क्रिएट किया जा सकता है। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करूं तो 4, 3 को 2 से करूं तो 6 एंड सो ऑन, 10 को 2 से करूं तो 20। इसका मतलब है अगर मैं 1 से लेकर 10 तक जो है वो लूप को जो है वो एग्जीक्यूट करता हूं, यानी काउंटर वेरिएबल अपना जो है वो हम ले लेते हैं और उसमें 1 से 10 तक जो है वो हम नंबर्स को लेते हैं, तो हम आसानी से ये दूसरी सीरीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब मल्टीपल सीरीज आपको नजर आए अपने आउटपुट के अंदर, तो आपने उस सीरीज को चूज करना होता है जिसे दूसरी सीरीज आसानी से जो है वो क्रिएट की जा सके। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले तो देखना है कि इसमें जो है वो जो एटलीस्ट हमारे पास 1 से 10 तक जो है वो लूप जो है वो चलनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट हमारा 1 से हो रहा है और एंड हमारा 10 पे और 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये स्टूडेंट 1 से लेकर 10 तक हमने जो है वो लूप जो है वो काउंटर वेरिएबल के जरिए वो हमने सेट कर ली। 1 से लेकर 10 तक हमें जो नंबर्स हैं वो हमें आई काउंटर वेरिएबल के अंदर हमें मिल जाएंगे। अब इस आई वेरिएबल को जिसमें हमें 1 से 10 तक जो है वो नंबर्स मिल रहे हैं, इसको हम नीचे यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसे भी यूज़ करेंगे स्टूडेंट तो देख सकते हैं क्या प्रिंट होता है। इसको रिफ्रेश करते हैं, सेव करते हैं और इसको मैं रन करता हूँ। तो देखेंगे स्टूडेंट 1 से लेके 10 तक जो है वो हमारे पास नंबर जो है वो प्रिंट हो गए। और अगर मैं यहाँ स्लैश एन यूज़ कर देता हूँ, यानी कि हर नंबर जो है वो नई लाइन के ऊपर आए। अब इसको रन करके देखते हैं स्टूडेंट।
तो देखिए नंबर जो है वो हमारे पास ऐसे आ गया 1 2 3 4, बिल्कुल वही फॉर्म जो हमारे पास ये फॉर्म है 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट इस नंबर से पहले ये जो 1 2 3 4 और 10 तक है, इस नंबर से पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस। तो वो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो है वो ये नंबर है हमारे पास जो आई को प्रिंट कर रहा है, तो इस नंबर से पहले हम क्या लिख लेते हैं 2 क्रॉस लिख लेते हैं। स्टूडेंट इसको सेव करते हैं और दोबारा रन करते हैं और अब हम देख रहे हैं 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 और ये देखें हमारे पास आउटपुट तो कुछ वैसी बनती जा रही है जैसे आउटपुट जो है वो रिक्वायर है यहाँ 2 क्रॉस 1 2। ठीक है जी, ये वाला पार्ट जो है वो हमने तैयार कर लिया। स्टूडेंट उसके बाद ये जो इक्वल का सिंबल है ये भी स्टैटिक चलता आ रहा है, बिल्कुल ये भी फिक्स है, ये भी आउटपुट के अंदर हमें ऐसे ही चाहिए। और ये किसके बाद आ रहा है, जो नंबर जो है वो चेंज हो रहा है उसके बाद आ रहा है, यानी कि ये जो 1 2 3 4 चल रहा है ये हमारे पास आई वेरिएबल है, तो उसके बाद हमें इक्वल का साइन चाहिए। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और इसके बाद हमें इक्वल का साइन चाहिए, तो इक्वल हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। स्टूडेंट इसको सेव करते हैं, दोबारा रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट अब कैसी हो चुकी है। तो हमारे पास आउटपुट आ चुकी है 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू। और अब हमारे पास जो दूसरी सीरीज है जो हमने इस सीरीज से क्रिएट करनी है वो रह गई है, तो स्टूडेंट उसको भी क्रिएट कर लेते हैं हम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब ये 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ जो है वो फिक्स जो है वो कोई नंबर नहीं है, बल्कि यहाँ जो है वो सीरीज प्रिंट करनी है हमने, और वो भी 2 के मल्टीपल्स हमने प्रिंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी परसेंटेज डी ही यूज करेंगे और इस परसेंटेज डी के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमने आई को किससे मल्टीप्लाई करना है, आई को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास आई, यानी कि 2 क्रॉस आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये परसेंटेज डी हमने किसके लिए लगाया, इस आई को के लिए लगाया, और ये परसेंटेज डी किसके लिए हमारे पास, इस एक्सप्रेशन के लिए जिसमें हम आई को 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो अब इसको दोबारा हम चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो सेम टेबल जो है वो प्रिंट हो चुका है 2 का। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम अब ये है कि अगर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो हमसे कहता है कि यूजर से नंबर एंटर करना है और उस नंबर का आपने टेबल प्रिंट करना है। तो स्टूडेंट हम एक नंबर जो है वो यूजर से हम जो है वो इनपुट करवा लेते हैं। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया n और जो है वो उसकी वैल्यू हम यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। एंटर अ नंबर और यहाँ स्कैनएफ के जरिए हम वो नंबर यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं। स्टूडेंट प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो है उसके लिए लेक्चर जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, वो आप रिवाइज कर सकते हैं कि प्रिंट एफ जो है वो स्टेटमेंट कैसे काम करती है, स्कैन एफ कैसे काम करती है। तो हमने एक इनपुट करनी है वेरिएबल के लिए, परसेंटेज डी लगाया और हम एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यहाँ स्कैन एफ के अंदर एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम एंटर करेंगे जिस वेरिएबल में हम इनपुट करना चाहते हैं। तो वो वेरिएबल हमारे पास n है। तो अब ये हमारे पास इनपुट जो है वो यूज़र से एंटर हो जाएगी। तो ये जब 2 लाइनें चलेंगी तो पहले तो मैसेज आएगा यूज़र को कि वो नंबर एंटर करे, फिर जो है वो यूज़र से इनपुट मांगी जाएगी और यूज़र जो है वो जो भी वैल्यू एंटर करेगा 2 3 4 जो भी, वो n के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम इस n का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। ये फिक्स लिखा हुआ है 2 का टेबल, तो अगर हम यहाँ n का टेबल चाहते हैं, 2 का टेबल नहीं चाहते, तो स्टूडेंट यहाँ हम क्या लिख देंगे, परसेंटेज डी लिख देंगे। और ये परसेंटेज डी हमने किसके लिए लिखा है, n के लिए, और ये शुरू में लिखा है, ये पहला परसेंटेज डी है और ये n के लिए, तो शुरू में यहाँ n भी आ जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको प्रिंट एफ जो है वो इस्तेमाल करनी अभी नहीं आती और आपको ये आइडिया नहीं है कि ये हमने आउटपुट जो है वो कैसे जनरेट किया, तो आप प्रिंट एफ वाला लेक्चर जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो लेक्चर, अगर आपको प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करना नहीं आता तो फिर ये आउटपुट जो है वो इसको समझने में आपको काफ़ी मुश्किल होगी। बहरहाल ये सिंपल है, हमने ये फार्मर स्पेसिफायर 3 यूज़ किए हैं और तीनों फार्मर स्पेसिफायर के लिए हमने 3 एक्सप्रेशन जो है वो आगे, या 3 वेरिएबल्स हमने आगे, या 3 कांस्टेंट जो है वो हमने आगे लिख दिए हैं। और ये एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन के लिए। अब स्टूडेंट इसको दोबारा एक दफ़ा रन करके देखते हैं और हमसे नंबर मांगा जा रहा है। इस दफ़ा हम नंबर 5 एंटर करते हैं और जैसे ही स्टूडेंट हमने नंबर 5 एंटर किया तो 5 का टेबल जो है वो प्रिंट हो गया। अगर इसको मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ और मैं इस दफ़ा नंबर 9 एंटर करता हूँ, तो स्टूडेंट 9 का टेबल जो है वो प्रिंट हो रहा है, लेकिन कुछ गलती भी यहाँ हो रही है।
वो गलती ये हो रही है कि 9 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 नहीं आता, 9 आना चाहिए। स्टूडेंट वो गलती यह है कि हमने यहाँ जो है वो अभी तक फिक्स 2 लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ आना चाहिए जिसका टेबल हम प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि अब i को हमने उससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी स्टूडेंट n आ जाएगा। इसको हम सेव करते हैं, दोबारा रन करते हैं और अब हम 9 प्रेस करते हैं, तो अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमारा जो है वो टेबल बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इस तरह टेबल वाला प्रोग्राम जो स्टूडेंट आप कोड कर सकते हैं, बहुत आसान है। यूज़र से आपने इनपुट करना है नंबर, और उसके बाद आपने लूप 1 से 10 तक जो है वो एग्जीक्यूट करनी है, और उसी आई वेरिएबल की जो वैल्यू 1 है, उसी वेरिएबल की वैल्यू को जो है वो आपने यूज़ करना है लूप के अंदर टेबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास जो है वो टेबल वाला जो है वो प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम स्टूडेंट हमारे पास कौन सा है वो भी देख लेते हैं। पहले मैं ज़रा टाइम चेक कर लूँ। स्टूडेंट टाइम जो है वो हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इसलिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है उसको कोड करेंगे। तो होपफुली ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा कि टेबल का प्रोग्राम जो है वो हमने कैसे कोड करना है या पेपर हमने कैसे लिखना है। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा एक दफ़ा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी इसको रिवाइज करने के बाद भी वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो दोबारा लूप्स के ऊपर जो है वो नए प्रोग्राम के साथ जो है वो बात करेंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम।